गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। स्वागत है आपका नॉलेज चैम्बर एकेडमी में। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सेल, कोशिका। कौन सा टॉपिक है हमारा? कोशिका यानी कि सेल। और सेल के बारे में मैंने कल आपको कुछ बताया था, कुछ कंपोनेंट के बारे में किया था हमने, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, लाइसोसोम के बारे में, गोल्जी बॉडी के बारे में, ईआर के बारे में, इनके बारे में किया था। तो देखो, जो सेल है, सेल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा जिसको हम बोलते हैं केंद्रक या न्यूक्लियस। केंद्रक जो है कोशिका के अंदर इस तरह से रहेगा। ये मान के चलो ये कोई भी सेल है और इसके अंदर ये केंद्रक है। ठीक है, ये केंद्रक है इसका। तो अब इसके अंदर यहां पर एक लिक्विड रहेगा, एक द्रव रहेगा कोशिका के अंदर। इस द्रव को हम बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। ठीक है। और एक इसी के अंदर यहां पर एक लिक्विड और रहेगा, यहां पर इस एरिया में। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको हम बोलते हैं केंद्रक द्रव। क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव। एक तो हमारा हो गया कोशिका द्रव और एक हो गया केंद्रक द्रव। दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब इसमें एक चीज देखो, जो ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर एक छोटा सा पॉइंट होगा जिसको हम बोलते हैं केंद्रिका। और इस केंद्रिका के चारों ओर एक इस तरह से जाल की तरह एक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। और ये क्रोमेटिन इसी तरह से होगा, जब सेल डिवीजन होता है तो ये छोटे छोटे धागों के अंदर टूट जाता है जिसको बोलते हैं क्रोमिनेटा। समझ रहे हो? देखो, इसके अंदर केंद्रिका और केंद्रिका के चार ओर, मतलब इस केंद्रक में एक ऐसा जाल होता है जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन। और ये जो क्रोमेटिन है, ये जब कोशिका का विभाजन होता है तो छोटे छोटे धागों के अंदर टूट जाता है। इसको बोलते हैं क्रोमिनेटा। क्या बोलते हैं? क्रोमिनेटा। अब देखो, ये जो छोटे छोटे धागे हैं, इस तरह से रहेगा आपका। ये हमारा क्रोमिनेटा हो गया। ठीक है। अब दो क्रोमिनेटा से मिलके एक गुणसूत्र बनता है। कितने? एक क्रोमिनेटा ये हो गया, एक क्रोमिनेटा ये हो गया। और दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम गुणसूत्र। तो यहां से एक चीज क्लियर हो रही है कि दो क्रोमिनेटा से मिलकर गुणसूत्र बनेगा। और बीच का जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम सेंट्रोमेयर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेयर। क्या बोलते हैं भाई? सेंट्रोमेयर। और ये सेंट्रोमेयर बना होता है हिस्टोन प्रोटीन का। किसका बना होता है? हिस्टोन प्रोटीन का। कई बार ये चीज पूछी गई है कि गुणसूत्र में सेंट्रोमेयर किस चीज का बना होगा? हिस्टोन प्रोटीन का। और ये हिस्टोन प्रोटीन करता क्या है? इन दोनों को मिलाने का काम करेगा। इन दोनों को मिलाने का काम करेगा। इतनी चीज क्लियर होगी। अब देखो, अगर मैं हमारे अंदर गुणसूत्र की बात करूं, अंदर जो ये मटेरियल रहेगा, यहाँ पर ये मटेरियल रहेगा डीएनए। क्या रहेगा? डीएनए। और डीएनए के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। वैसे एक चीज याद रखना, देखो डीएनए के अंदर क्या होता है, गुआनिन के साथ क्या रहेगा? साइटोसिन। ट्रिपल बॉन्ड होता है भाई, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। और ए के साथ क्या रहेगा? टी रहेगा। इसके बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। ये चीज याद रखनी है। कल शायद मैंने आपको डबल बॉन्ड लिखवा दिए, उसको चेंज कर लेना। जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। इसके बाद देखो, डीएनए आपका इस तरह से क्या रहेगा? एक डबल स्ट्रैंड होता है, मतलब दो धागे होते हैं, इनके बीच में जी और सी, ए और टी होते हैं। क्लियर हो गया ना? लेकिन अगर आरएनए की बात करूं तो आरएनए जो रहेगा ना, आरएनए आपका एक सिंगल स्ट्रैंड रहेगा। आरएनए, ये आरएनए है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, जी के साथ सी होता है और ए के साथ क्या होता है? टी होता है। जी के साथ सी और ए के साथ टी। तो क्लियर हो गया यहां तक भाई? यहां तो कोई डाउट नहीं हो गया? ठीक है, आरएनए डीएनए दोनों चीजें क्लियर हैं आपको। इसके बाद नेक्स्ट देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, डीएनए में कौन सी शुगर रहेगी? पेंटोज शुगर। कौन सी रहेगी डीएनए में? पेंटोज शुगर। कई बार एग्जाम में रिपीट होता है ये कि डीएनए में शुगर कौन सी है? पेंटोज। आरएनए में कौन सी है? राइबोज। आरएनए के अंदर राइबोज शर्करा है, डीएनए के अंदर कौन सी है? डीएनए के अंदर हमारा पेंटोज है।
अब जैसे कोशिका विभाजन होगा, कुछ एक कोशिका से दो कोशिका बनेंगे, दो से तीन, तीन से चार, इस तरह से कोशिका बनते हैं आपके। तो एक चीज याद रखनी है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन जो होता है इसके कई फेज हैं। याद कैसे रखोगे? आईपी मैट से, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इंटरफेज, इसके बाद आता है आपका प्रोफेज, फिर आता है आपका मेटाफेज, और इसके बाद आता है आपका एनाफेज। ठीक है, ये एक, दो, तीन, चार ये फेज है। याद रखना सेल डिवीजन जो है कितने भागों के अंदर होगा? 5 भागों में। प्रोफेज, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और एक रहेगा आपका टेलोफेज। तो ये 5 फेज होते हैं सेल डिवीजन में। सबसे पहले सेल डिवाइड होगा तो इस तरह से आपका इसका आकार थोड़ा सा बढ़ जाएगा, प्रोफेज इंटरफेज होगा वो। ठीक है, लगभग आपका 50% जो टाइम है, 50% से भी ज्यादा इंटरफेज में लग जाता है आपका। फिर प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज, और फिर क्या होगा? टेलोफेज होगा। टेलोफेज में सेल आपका पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, सेल पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो ये फेज आपने याद रखने हैं आईपी मैट से। पूर्वावस्था, ठीक है, अंत्यावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, एनाफेज, और फिर टेलोफेज। ठीक है, इसको बोलते हैं अंत्यावस्था। इतनी चीज क्लियर हो गई आपको। अब देखो, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो सेल है, सेल से क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे अगर पूछे। लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी, अगर आपको एग्जाम में पूछ ले लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो ध्यान रखना न्यूरॉन। ठीक है, क्या रहेगा? न्यूरॉन। लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी कौन सा रहेगा? न्यूरॉन। अब न्यूरॉन या इसी को हम बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका। अगर वो पूछे स्मॉलेस्ट सेल ऑफ बॉडी, सबसे छोटी बो- सबसे छोटा सेल कौन सा है, तो ध्यान रखना स्मॉलेस्ट सेल ऑफ बॉडी रहेगा, स्मॉलेस्ट सेल रहेगा स्पर्म सेल। स्पर्म सेल, वैसे एक होता है पीपीएलओ, सबसे स्मॉलेस्ट सेल। अगर स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो पीपीएलओ, बॉडी की बात करेगा तो स्पर्म सेल। समझ आ रहा ना? पीपीएलओ का मतलब होता है पिल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लेउरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये पीपीएलओ की फुल फॉर्म है भाई। पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या है? प्लेउरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लेउरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ। ये सबसे छोटी कोशिका है, सबसे लंबी ये है, और सबसे बड़ी की बात करेगा यानी कि बिगेस्ट, बिगेस्ट सेल ऑफ बॉडी, या बिगेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, तो ये रहेगा शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग, ये शुतुरमुर्ग का अंडा विश्व की सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे लंबी न्यूरॉन है, सबसे छोटी पीपीएलओ माइकोप्लाज्म है। इसको माइकोप्लाज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो क्लियर हो गया भाई यहां तक? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मेरे हिसाब से आपको क्लियर होना चाहिए ये चीज से। क्लियर ये चीज? तो देखो, अब नेक्स्ट आता है हमारा, इसी में एक टॉपिक है। देखो, सेल के बाद जैसे हमारा बचा हुआ जो टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम। ठीक है, कौन सा है? नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र।
और इससे एक चीज और बची हुई है आपकी, जिसको हम बोलते हैं मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। डिजीज के बारे में भी आपने याद रखना है। तो देखो डिजीज के बारे में कर लेते हैं एक बार। देखो भाई, अब नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं करवा रहा हूं आपको, मानव रोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ह्यूमन डिजीज। देखो मानव रोग जो है दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं संक्रामक, डेफ इसको बोलते हैं इन्फेक्टियस, जो फैलते हैं। और एक ऐसे होते हैं जो असंक्रामक होते हैं। असंक्रामक। बात आती है संक्रामक कौन से और असंक्रामक। ध्यान रखना, जो रोग फैलते हैं, जो फैलते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, संक्रामक। और जो रोग शरीर में किसी कमी से होते हैं, जो रोग शरीर में किसी कमी से होते हैं उसको क्या बोलते हैं, असंक्रामक। जैसे किसी कमी का मतलब किसी पदार्थ की कमी, किसी कमी का मतलब किसी पदार्थ की कमी। ठीक है, यानी कि किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी, पोषक तत्व की कमी, पोषक तत्व की कमी या किसी और कमी से होते हैं, उनको असंक्रामक बोलते हैं। जैसे मैं एक रोग का नाम बोल रहा हूं, जैसे एक रोग है मधुमेह। मधुमेह जो है, आपको एक चीज पता है इसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से या किसी पदार्थ की कमी से हो रहा है। ठीक है, या फिर मैं जैसे ये बोल दूं कि शरीर में अगर विटामिन सी की कमी होगी तो कौन सा रोग हो जाएगा, इन सी की कमी होगी तो कौन सा हो जाएगा, स्कर्वी। विटामिन सी। तो बहुत सारे रोग है जो किसी कमी से होते हैं, वो असंक्रामक है, फैलते नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति तक ही सीमित रहेंगे। लेकिन संक्रामक जो फैलते हैं, किसके द्वारा, या तो एयर के द्वारा फैल रहे हैं, या वाटर के द्वारा फैल रहे हैं, या फिर क्या है, संपर्क के द्वारा फैल रहे हैं। ठीक है, वाटर के द्वारा, एयर के द्वारा, संपर्क के द्वारा फैल रहे हैं। तो ऐसे रोग को हम क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग बोलते हैं भाई। ठीक है, दूसरी चीज, किससे होता है, या तो रोग किससे होगा, वायरस से। किससे होगा भाई, वायरस से। या फिर ये रोग किससे होंगे, बैक्टीरिया से, मतलब संपर्क से, या फिर किसी जीव के द्वारा फैलते हैं। जीव कौन सा, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, या फिर आपका एक और आ जाएगा इसी के अंदर, फंगस। तो इन्हीं चीजों से आपके शरीर में क्या हो सकते हैं, रोग हो सकते हैं। ठीक है, या तो वायरस से होगा, या बैक्टीरिया से होगा, या फिर क्या होगा, प्रोटोजोआ से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज देखो, मैं आपको इसी में बता रहा हूं कि वायरस से होने वाला रोग कौन सा है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन सा है। तो सबसे पहले देखो, हम ट्रिक्स के माध्यम से इन चीजों करेंगे। ट्रिक से ही हम इनको याद कर सकते हैं, बगैर ट्रिक के हम इनको याद नहीं कर सकते। बहुत सारे रोग हैं ऐसे याद होंगे ही नहीं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक रोग बता रहा हूं जो आपका परजीवी से होते हैं। किससे होते हैं, परजीवी से। परजीवी से होने वाले रोग, परजीवी से होने वाले रोग। परजीवी से कौन कौन से रोग होते हैं, देखो परजीवी से जो रोग होता है, एक तो रहेगा पेचिस, काला जबर, मलेरिया, सोने की बीमारी। तो मैंने एक ट्रिक लिख दी, पे काम सौंप। ठीक है, अब पे से क्या है, पेचिस। पे से क्या है, पेचिस। पेसेंट्री, पेचिस। का से क्या है, काला जबर। मैं से क्या है,
मलेरिया। सो से क्या है? सोने की बीमारी। इसको हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है। पैस हो जाएगा पायरिया। पायरिया को हम पायरिया ही बोलेंगे। ठीक है भाई। तो ये कुछ रोग हैं, पेचिस, काला ज्वर, मलेरिया, सोने की बीमारी और पायरिया। तो एग्जाम में क्या पूछेगा कि जो पेचिस है, पेचिस में क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, इसमें हमारी बड़ी आंत प्रभावित होगी। क्या होगी? बड़ी आंत। इसमें क्या होता है, मल के साथ ब्लड आने लग जाता है। हमारी जो बड़ी आंत है उसमें क्या हो जाते हैं, अंदर छाले हो जाते हैं, जिससे क्या है, मल के घर्षण की वजह से ब्लड आना शुरू हो जाता है। पेचिस में कौन सा अंग प्रभावित होगा? बड़ी आंत। कौन सा अंग प्रभावित होगा? बड़ी आंत। कई बार एग्जाम में पूछा गया पेचिस में कौन सा अंग प्रभावित होगा? बड़ी आंत। इसके बाद है काला जवर। देखो काला जवर में क्या हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। और काला जवर में जो प्रभावित अंग है वो है बोन मैरो। क्या है? बोन मैरो। ये चीज याद रखनी है। अस्थि मज्जा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि काला जवर में कौन सा अंग प्रभावित होता है, अस्थि मज्जा या बोन मैरो। और जो काला जवर है, ये जो काला जवर है एक मक्खी के द्वारा फैलता है, जिसको हम बोलते हैं सैंड फ्लाई। क्या बोलते हैं? सैंड फ्लाई। या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे? बालू मक्खी। क्या बोलेंगे? बालू मक्खी। नेक्स्ट आता है मलेरिया। जो मलेरिया है, मलेरिया में जो प्रभावित अंग है वो है प्लीहा, या फिर क्या बोलेंगे, स्प्लीन। स्प्लीन, प्लीहा। मलेरिया में प्रभावित अंग क्या है? प्लीहा। और जो प्लीहा है, मलेरिया में प्रभावित अंग क्या है? प्लीहा। मलेरिया जो है, देखो मलेरिया में बुखार हो जाएगा तो सबको पता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? बुखार हो जाता है। इस मलेरिया में प्रभावित अंग क्या? प्लीहा। और इसी प्लीहा को हम क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। किसको बोलते हैं? मले प्लीहा को। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ना, मलेरिया में दूसरा अंग कौन सा प्रभावित हो सकता है? आरबीसी। कौन सा अंग प्रभावित हो सकता है? आरबीसी। अब देखो जो मलेरिया है, मलेरिया के लिए एक दवा का प्रयोग किया जाता है जिसको बोलते हैं कुनैन। क्या बोलते हैं? कुनैन। मलेरिया के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करते हैं? कुनैन का। और एक कुनैन किस वृक्ष से ली जाती है? सिनकोना वृक्ष की छाल से। सिनकोना वृक्ष की छाल से क्या लिया जाता है? कुनैन। कुनैन सिनकोना वृक्ष की छाल से ली जाती है भाई, याद रहेगा ये चीज। ठीक है। और एक और होती है अर्टिथर। अर्टिथर। अर्टिथर भी इसी के लिए दवा है। तो मलेरिया के लिए दवा कौन सी? कुनैन। ठीक है। मलेरिया में प्रभावित अंग प्लीहा। ठीक है। कुनैन कहाँ से ली जाती है? सिनकोना वृक्ष की छाल से। दूसरी दवा अर्टिथर। और मलेरिया जिस परजीवी से होता है उस परजीवी का नाम भी याद रखना है। मैं अलग से लिख रहा हूं यहाँ, मलेरिया परजीवी। मलेरिया परजीवी इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी देखो मलेरिया परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। और इस प्लाज्मोडियम की खोज की थी रोनाल्ड रास ने। किसने की थी? रोनाल्ड रास ने। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज किसने की? रोनाल्ड रास ने। ठीक है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज किसने की? रोनाल्ड रास ने। और मलेरिया को एक्सप्लेन किया था मलेरिया को एक्सप्लेन किसने किया था भाई, बताना एक बार कमेंट करके। ठीक है, बता देना ये चीज अगर किसी को पता है तो, वरना मैं लास्ट में आपको ये चीज बताऊंगा। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज रोनाल्ड रास ने, और मलेरिया को एक्सप्लेन किसने किया? ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट आता है हमारा सोने की बीमारी, जिसको हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। जो स्लीपिंग सिकनेस है इसमें क्या आती है? बहुत ज्यादा नींद आती है। क्या आती है?
बहुत ज्यादा नींद आती है। अब बहुत ज्यादा नींद आएगी तो जो मलेरिया है, सॉरी, स्लीपिंग, बहुत ज्यादा नींद आएगी तो इसमें प्रभावित अंग क्या रहेगा हमारा? तंत्रिका तंत्र। क्या रहेगा? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम प्रभावित होगा इसमें भी। ठीक है, बहुत ज्यादा नींद आती है। और ये जो है, ये भी एक मक्खी के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? मक्खी के द्वारा। मक्खी के द्वारा फैलता है भी, जिसका नाम है सी सी मक्खी। कौन सी मक्खी है? सीसी मक्खी। नहीं आया कमेंट। देखो, मलेरिया को एक्सप्लेन किसने किया था? लेवरन ने। ठीक है। और प्लाज्मोडियम की खोज किसने की? रोनाल्ड रास ने। ये चीज क्लियर होगी। अब पूछे कि मलेरिया कौन से मच्छर के द्वारा फैलता है, तो ध्यान रखना, मलेरिया जो है ये फैलता है मादा मच्छर एनाफ्लीज। मादा मच्छर एनाफ्लीज के द्वारा मलेरिया फैलता है। और एक होता है एडीज। एडीज से फैलता है डेंगू। एडीज से डेंगू, एनाफ्लीज से मलेरिया। ठीक है, दोनों चीज याद रखनी है। क्यूलेक्स से, एक होता है क्यूलेक्स, क्यूलेक्स से भी फैलता है, वो भी बताऊंगा आपको। तो सोने की बीमारी में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा। और क्या है, किस मक्खी से फैलता है? सीसी मक्खी से। पायरिया के अंदर जो प्रभावित अंग है वो है हमारे मसूड़े। क्या, कौन सा अंग प्रभावित है? मसूड़े। पायरिया में हमारे मसूड़े प्रभावित होंगे। और जिस जिस परजीवी से पायरिया होता है उसका नाम है जिंजेवेलिस। 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 और ट्रिप्सोनिमा नाम का एक परजीवी है जिससे ये आपका स्लीपिंग सिकनेस होता है। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर होंगी सभी को भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हम करते हैं फंगस से होने वाले रोग। कौन से? फंगस से होने वाले रोग। फंगस से होने वाले रोग। फंगस। फंगस से होने वाले रोग के लिए जो ट्रिक है वो है RASAI, रजाई। बोल सकते हैं ना हम इसको। देखो, आर से आ जाएगा रिंग वॉर्म। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं दाद। क्या बोलते हैं? दाद। अ से अस्थमा। गंजा दामाद सारे फ्रूट खा गया। देखो, एक तो ये ट्रिक है और एक और है, वो भी लिख देता हूं। गंजा दामाद सारे फ्रूट खा गया। इस ट्रिक से भी याद रख सकते हो आप। बहुत अच्छी ट्रिक है। देखो, अब इसमें देख लो आप। अस्थमा। अस्थमा। एस से स्केबीज। ठीक है। ए से एथलीट फुट। आई से इचिंग। IACHING, इचिंग मतलब खुजली। तो ये रोग है भाई, किससे होने वाले? फंगस से। अब मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, देखो, इस ट्रिक से। गंजा से हो जाएगा गंजापन। ये रोग अलग है इसमें, इसी कारण मैंने ये दूसरी भी ट्रिक लिखी है, गंजापन। दामाद से दाद। सारे से स्केबीज। ठीक है।
फ्रूट से एथलीट फुट, और खा से खुजली। गया का जो लास्ट आ है, आ से हो जाएगा अस्थमा। इस आ से अस्थमा। तो ये रोग हैं, ये आपने याद रखना, ये किससे होते हैं? फंगस से। किससे होते हैं भाई? फंगस से। फंगस से होने वाले रोग कौन से हैं? गंजापन, दाद, स्केबिस, एथलीट फुट, खुजली और अस्थमा। देखो गंजापन जो है, गंजापन में अगर पूछे कौन सा अंग प्रभावित होगा, तो ध्यान रखना इसमें प्रभावित अंग क्या है? स्किन। कौन सा अंग प्रभावित होगा? स्किन। दाद में भी कौन सा अंग प्रभावित होगा? स्किन। और गंजापन जिस फंगस से होता है उसका नाम है टीनिया कैपिटिस। टीनिया कैपिटिस। स्केबीज, स्केबीज में भी हमारी स्किन प्रभावित होती है। एथलीट फुट में हमारे पैर प्रभावित होते हैं। खुजली में स्किन प्रभावित होती है। ठीक है। अस्थमा में हमारे फेफड़े या लंग्स प्रभावित होंगे। तो ये चीजें पता चल गई भाई आपको। गंजापन किस कौन से फंगस से होते हैं? टीनिया कैपिटिस से। गंजापन में कौन सा अंग प्रभावित होगा? स्किन। दाद में, दाद, और दाद किस फंगस से होता है वो आपको बता देता हूं। दाद जो है, दाद होते हैं टेरिकोफाइटून। कौन से फंगस से? टेरिकोफाइटून नाम के फंगस से दाद होते हैं। ये टेरिकोफाइटून, टेरिकोफाइटून, ये फंगस का नाम है, टेरिकोफाइटून। ठीक है। एथलीट फुट में पैर प्रभावित होंगे, इसमें पैर हाथी की तरह हो जाता है। एथलीट फुट को हम हाथी पांव रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाथी पांव, हाथी पांव रोग। तो ये कुछ रोग हैं, कुछ फंगस से होने वाले हैं, और कुछ क्या हैं? आपके प्रोटोजोआ से होने वाले हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट हम कर रहे हैं वायरस से होने वाले रोग। और वायरस से होने वाले रोग के लिए दो ट्रिक हैं, एक इंग्लिश में है और एक हिंदी में है। आप ये बताओ, इंग्लिश वाली लिखवाऊं या हिंदी वाली? इंग्लिश वाली ट्रिक लिखवाऊं या हिंदी वाली? इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश वाली लिखो फिर। देखो, वैसे अगर जो मैंने फंगस वाली लिखवाई है ना, फंगस वाली क्या लिखवाई है मैंने अभी? एक तो लिखवाई है रजाई, RASI, रजाई। और एक लिखवाई है गंजा दमा सारे फ्रूट खा गया, ये हिंदी में है। और इससे पहले लिखवाई थी परजीवी। परजीवी वाली अगर इंग्लिश में लिखनी है ना, वो अलग रहेगा, DMPKS। ये परजीवी के लिए है भाई, DMPKS। ठीक है। अगर इसको भी याद करना, बिल्कुल आसानी से याद होगा, दादा मेरा पूरा कसाई से। ठीक है। हरियाणवी ठीक है। कैसी है? हरियाणवी एक तरह से। बस इंग्लिश में लिख लेना, डिसेंट्री, मलेरिया, पायरिया, काला जबर और स्लीपिंग सिकनेस। अब इसके बाद देखो, वायरस से होने वाले रोग। वायरस से होने वाले रोग लिखने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। वायरस की जो खोज है, ये किसने की थी? तो वायरस की खोज की है, वायरस की खोज एक हमारे वैज्ञानिक हैं, तंबाकू के पौधे से उन्होंने की थी। नाम बताएगा कोई? तंबाकू के पौधे से खोज की थी इवान वास्की। क्या नाम है? इवान वास्की। कहाँ का वैज्ञानिक था? रसिया का, रूस का। कहाँ से खोज की थी? तंबाकू के पौधे से। तंबाकू के पौधे से। क्लियर हो गया ये चीज? इवान वास्की ने वायरस की खोज की थी। कहाँ का वैज्ञानिक? रसिया का। तंबाकू के पौधे से इसने खोज की है। और जो तंबाकू के पौधे का जो रोग था, उसको बोलते हैं मोजैक रोग। मोजैक रोग। मोजैक रोग किससे होता है? वायरस से। ठीक है। पहला रोग मोजैक रोग। ठीक है। किससे होता है? वायरस से। और जो वायरस है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये लिविंग भी होता है और ये आपका
नॉन लिविंग भी होता है। ठीक है, लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है, सजीव भी है और निर्जीव भी है। क्लियर इतना? एक होता है बैक्टीरियोफेज, याद रखना ये बैक्टीरियोफेज। ये जो बैक्टीरियोफेज है ना, ये क्या है? वायरस है, नाम बैक्टीरिया की तरह है। बैक्टीरियोफेज क्यों बोला जाता है? क्योंकि जीवाणु को नष्ट कर देता है भाई। और इसी की वजह से जो गंगा है, गंगा का पानी साफ मिलता है भाई। इस वजह से बैक्टीरियोफेज की वजह से, क्योंकि ये बैक्टीरियोफेज गंगा के पानी में पाया जाता है और उसमें वो बैक्टीरिया को नहीं होने देता। इसी कारण पानी क्या मिलेगा? साफ मिलेगा। गंगा का पानी साफ मिलता है किस वजह से? बैक्टीरियोफेज की वजह से। एक तरह का वायरस है, एक होता है प्लांट वायरस, एक होता है एनिमल वायरस और एक होता है आपका बैक्टीरियोफेज। तीन तरह का वायरस होता है, प्लांट, एनिमल और बैक्टीरियोफेज। कौन कौन सा बताया मैंने? एक होता है आपका प्लांट वायरस, ठीक है, और एक होता है आपका एनिमल वायरस। प्लांट वायरस जिससे प्लांट में रोग हो जाते हैं, एक एनिमल वायरस, और एक क्या हो गया आपका? बैक्टीरियोफेज। क्लियर ना ये चीज? जो आपका वायरस है, वायरस आपका ये भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, अब देखो वायरस के बारे में इतनी चीज क्लियर होगी। ठीक है, वायरस का मैंने आपको एक चीज और बताई थी, वायरस की फुल फॉर्म वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। इसके बाद देखो इसके लिए ट्रिक क्या रहेगी? माई सीएम। हमारा सीएम कौन सा? मनोहर लाल खट्टर। माई सीएम डी। माई सीएम को डी, डी का मतलब देना, क्या देना चाहिए? देखो माई सीएम डी, डी का मतलब देना, क्या देना चाहिए? शिप्रा। शिप्रा मतलब सपरा बोल देते हैं हम इसको, हरियाणवी में क्या बोलते हैं? सपरा। माई सीएम डी शिप्रा। तो ये ट्रिक है, माई सीएम डी शिप्रा, माई सीएम डी शिप्रा। ठीक है, तो देखो एम से रहेगा मीजल्स, इसको हम हिंदी में बोलते हैं खसरा। वाई से रहेगा येलो फीवर, इसको बोलते हैं पीत जबर, जोंडिस भी बोलते हैं। सी से रहेगा चिकन पॉक्स। एम से रहेगा मम्प्स, इसको बोलते हैं गलसुआ। डी से रहेगा डेंगू, डेंगू को हम डेंगू ही बोलते हैं। एस से रहेगा स्मॉल पॉक्स। आई से रहेगा इन्फ्लुएंजा। पी से रहेगा पोलियो। आर से रहेगा रेबीज। एच से रहेगा हर्पीज। ए से रहेगा एड्स। ठीक है, ए से क्या रहेगा? एड्स। एड्स को हम एड्स ही बोलते हैं, हर्पीज को हर्पीज ही बोलेंगे, रेबीज को रेबीज, पोलियो को पोलियो, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, बाकी सारे सेम हैं। तो ये ट्रिक किसके लिए है? वायरस से होने वाले रोग के लिए, माई सीएमडी सिप्रा। ठीक है, माई सीएमडी सिप्रा। मीजल्स, येलो फीवर, चिकन पॉक्स, मम्प्स, डेंगू, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, हर्पीज, रेबीज, एड्स। ठीक है, हर एक रोग के बारे में करवाऊंगा। अब ध्यान रखना, देखो पहले इसके जो प्रभावित अंग है वो लिख लेते हैं। देखो अगर खसरा की बात करूँ ना, खसरा बच्चे के अंदर हो जाता है, शरीर के ऊपर छोटे मोटे मोटे दाने निकल आते हैं, तो इसमें प्रभावित अंग क्या होगा? स्किन। और ये हो गया येलो फीवर, येलो फीवर पीत जवर मतलब पीलिया, पीलिया मतलब जॉन्डिस, और जॉन्डिस में पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? लिवर। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स में भी हमारी स्किन प्रभावित होती है, पता होगा। मम्स, गलसुआ में आपको पता है ग्लैंड प्रभावित होती है, कौन सी? लार ग्रंथि। डेंगू, डेंगू में आपको पता है हमारे ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, स्मॉल पॉक्स में भी क्या होता है? हमारा स्किन।
इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम। पोलियो, पोलियो के अंदर क्या है, हमारा तंत्रिका प्रभावित होती है, कोई ना कोई एक दो नर्व रुक जाती है। रेबीज के अंदर भी हमारा तंत्रिका तंत्र, देखो इसमें तंत्रिका है, इसमें हम बोल सकते हैं नर्व, और इसमें क्या हो गया, तंत्रिक नर्वस सिस्टम। हर्पीज के अंदर क्या है, हमारा गला प्रभावित होता है, गले की स्किन सूज जाती है इसमें। एड्स में हमारा इम्यूनिटी पावर ये प्रभावित होता है। मैं बोल सकता हूं कि इम्यूनिटी पावर कौन देता है, टी लिम्फोसाइट। इसके अलावा अब देखो, पोलियो, हर्पीज, रेबीज, एड्स, इनके बारे में पता चल गया। इन रोग के अलावा कुछ और रोग भी हैं जो वायरस से होते हैं, वो थोड़े से अलग लिख लेने आपने, ठीक है, वो लिखवा रहा हूं, देखो मैं यहाँ। एक होता है आपका बर्ड फ्लू, जो इस ट्रिक के अंदर नहीं है, इनके बारे में अलग से कुछ एक एक दो दो पॉइंट और लिखवाऊंगा मैं। एक होता है आपका बर्ड फ्लू, एक होता है आपका स्वाइन फ्लू, एक होता है बर्ड फ्लू, एक होता है स्वाइन फ्लू। ठीक है, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू। बर्ड फ्लू होता है H1N1 वायरस से, और स्वाइन फ्लू होता है H1N2 वायरस से। H1N1 से कौन होता है, बर्ड फ्लू, और H1N2 से कौन होता है, स्वाइन फ्लू। एक होता है आपका सार्स, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपने याद रखनी है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स एक ये श्वसन से संबंधित बीमारी है, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम नाम से पता चल रहा है। जो सार्स है, इसमें हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित हो जाता है, सार्स, ठीक है। बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, और एक हाल फिलहाल में अभी जो चल रहा है वो क्या है, आपका कोरोना, कोविड-19, ठीक है। ये भी किससे होता है, वायरस से। क्लियर हो गया भाई, यहां तक बताओ कोई डाउट। अब देखो, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में लिखवाऊंगा, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किससे होता है, कौन सा वायरस रहेगा, ठीक है। बाकी इनके बारे में देखो। अब अगर मैं खसरा की बात करूं, बच्चे के अंदर होता है खसरा, स्किन के ऊपर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, तो इसके लिए बच्चे को एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसको बोला जाता है MMR का टिक्का। तो 3 रोग के लिए लगाया जाता है, मीजल्स, एम से हो जाएगा मम्प्स, देखो, एक तो जाएगा MMR, एम से मीजल्स, एक एम से मम्प्स, और एक आर से रूबेला। बस यही चीज पूछेगा आपको कि खसरा के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, MMR का टीका। 3 रोग के लिए है, मीजल्स, मम्प्स और रूबेला। येलो फीवर, पीत ज्वर में कौन सा अंग प्रभावित होता है, लिवर, कौन सा अंग प्रभावित होता है, लिवर, ठीक है। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स में प्रभावित अंग क्या है, स्किन है। चिकन पॉक्स में जो प्रभावित अंग है वो क्या है, हमारी स्किन। कौन सा है, स्किन है, और ये आपने याद रखनी है। देखो, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स को हम क्या बोलते हैं, चेचक। और चेचक में याद रखना है किस वायरस से होता है, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, चिकन पॉक्स क्या होता है, चेचक, और ये जिस वायरस से होता है उसका नाम है वेरियोला वायरस। क्या नाम है, वेरियोला वायरस।
वेरियोला वायरस। ठीक है, आप स्किन की जगह यहाँ संपूर्ण शरीर भी लिख सकते हो, संपूर्ण शरीर भाई, ये भी आपका उचित रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लिखोगे, एक है आपका स्मॉल पॉक्स, इसको हम छोटी माता बोलते हैं। हिंदी में जरूर लिख लेना भाई, ये छोटी माता चेचक। जो छोटी माता है इस ये होती है हमारी वेरी सेला से। किससे होती है? वेरी सेला, वेरिसेला वायरस। तो मैंने अभी बताया चेचक किससे? वेरिओला से। और छोटी माता किससे? वेरिसेला वायरस से। ठीक है। डेंगू, डेंगू में ब्लड प्लेटलेट्स प्रभावित होते हैं, और डेंगू जिस मच्छर के द्वारा फैलता है उसका नाम है एडीज, मादा मच्छर एडीज। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा में श्वसन तंत्र प्रभावित होगा। पोलियो में नर्वस सिस्टम। रेबीज, रेबीज कुत्ते के काटने से, बंदर के काटने से होता है। और रेबीज में व्यक्ति को पानी से डर लगने लग जाता है, इसी कारण इसका दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया। क्या नाम है? हाइड्रोफोबिया। पानी से डर किसका नाम है? रेबीज का। और रेबीज में पानी से डर लगने लग जाता है, ये चीज याद रखनी है। अब रेबीज मतलब जब भी किसी व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है तो उसको किस एसिड से धोते हैं, ये भी याद रखना है। लैक्टिक एसिड। किससे धोते हैं? लैक्टिक एसिड, सॉरी, लैक्टिक एसिड नहीं, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड से। कुत्ते का अगर कोई, कुत्ते से अगर किसी व्यक्ति ने काट लिया तो उसको किस, उसके घाव को किससे धोते हैं? नाइट्रिक एसिड से। रोग का नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया। व्यक्ति से पागल हो जाता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और जिस वायरस से होता है उसका नाम है रेबीज वायरस। क्या नाम है? रेबीज। वायरस का नाम भी क्या है? रेबीज। और रेबीज के टीके की खोज की थी रेबीज का इंजेक्शन किसने बनाया था भाई? जिसने पास्चुराइजेशन किया था। किसने? लुई पास्चर ने। दूध का पास्चुराइजेशन किसने किया था? लुई पास्चर ने। उसी ने रेबीज के टीके की खोज की है। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने। और इसी ने पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क भी किया था। हर्पीस में स्किन प्रभावित होती है और वायरस का नाम भी हर्पीस है। एड्स में हमारा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम प्रभावित हो जाता है। ठीक है, लुई पास्चर, हाँ, वेरी गुड। लुई पास्चर ने किया था दूध का पास्चुराइजेशन। दूध का पास्चुराइजेशन क्या होता है? दूध को दो बार गर्म करते हैं। एक तो हम करते हैं 68.2 डिग्री सेल्सियस पर, और एक करते हैं 71 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, दो बार गर्म किया जाता है। सॉरी, एक तो 62.8 पर, 68 नहीं, 62.8 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। और फिर एक 71 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। दो बार गर्म किया जाता है। तो ध्यान रखना, एक 15 सेकंड तक गर्म करते हैं और एक 15 मिनट तक गर्म, 30 मिनट तक गर्म करते हैं। जब लो टेम्परेचर लो रहेगा, यानी कि 62.8 पर, तो हम करते हैं लगभग 30 मिनट तक। और 71 डिग्री सेल्सियस पर हम करते हैं लगभग 15 सेकंड तक। तो ध्यान रखना, हाई टेम्परेचर लेकिन टाइम कम, लो टेम्परेचर लेकिन टाइम क्या? ज्यादा। यही है पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। दो बार गर्म करते हैं। अब बात आती है एड्स की। अगर मैं बोलूं एड्स की खोज कब हुई? 1981 में। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स की फुल फॉर्म है। फिर 6 साल बाद, 5 साल बाद पता चला किससे होता है? एचआईवी से। इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स जो है इसकी खोज कहां पर हुई थी? कैलिफोर्निया, अमेरिका में। कहां पर हुई है? कैलिफोर्निया, अमेरिका के अंदर। एड्स की खोज कैलिफोर्निया, अमेरिका में। ठीक है, एड्स के लिए एक दवा दी जाती है जिसको बोलते हैं AZT। AZT फुल फॉर्म रहेगी एजिडो, थाइमिडीन,
एड्स के लिए एक टेस्ट होता है जिसको जिसका नाम है एलिसा। क्या नाम है? एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे। एलिसा टेस्ट एड्स के लिए एलिसा टेस्ट है और इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। एक दूसरा टेस्ट होता है, ये तो पहला टेस्ट है इसके लिए फर्स्ट। अगर सेकंड टेस्ट की बात करूं ये रहेगा वेस्टर्न ब्लॉट। क्या रहेगा? वेस्टर्न ब्लॉट। एड्स के लिए टेस्ट कौन सा? वेस्टर्न ब्लॉट। एलिसा वेरी गुड। सेकंड टेस्ट कौन सा? वेस्टर्न ब्लॉट। अगर देखो मैं बात करूं कि इनमें किस चीज की जांच की जाती है, तो एड्स के अंदर दो चीजों की जांच की जाती है भाई। एक तो इसमें जांच की जाती है एंटीबॉडी की। किसकी जांच की जाती है? एंटीबॉडी की। हमारे अंदर एंटीबॉडी कितने हैं। दूसरी इसमें जांच की जाती है आरएनए। आरएनए और एंटीबॉडी की जांच किसमें की जाती है? एड्स में। और एड्स में हमारे सेल नष्ट हो जाते हैं। सेल कौन से नष्ट हो जाते हैं? टी लिम्फोसाइट। कौन से सेल नष्ट हो जाते हैं? टी लिम्फोसाइट। ये आपने याद रखना है एड्स के बारे में इतना। एड्स के लिए दवा कौन सी है? एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एड्स की खोज कब हुई है? ठीक है। दवा कौन सी रहेगी? टेस्ट कौन सा रहेगा? किस चीज की जांच की जाती है? एंटीबॉडी और आरएनए की। और कौन से सेल नष्ट हो जाते हैं? टी लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी आरएनए क्यों जांच की जाती है? क्योंकि जो एड्स है वायरस होता है, वायरस किसका बना होता है? प्रोटीन और आरएनए का। इसी कारण इसमें आरएनए की जांच की जाती है। ठीक है। इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, इसी कारण हमारे एंटीबॉडी चेक किए जाते हैं। तो ये चीजें क्लियर। देखो आज मैंने आपको वायरस से होने वाले रोग बताए हैं एड्स। कल हम करेंगे सार्स के बारे में, कोविड 19 के बारे में। कोविड 19 कहाँ से शुरू हुआ, किस वायरस से होता है, ठीक है, क्या क्या इसके लक्षण हैं, ठीक है, कितना सच है कितना झूठ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं।